हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लीगल करंट अफेयर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जजमेंट्स फ्रॉम 16 सितंबर 2021 टिल 30 सितंबर 2021। ये है पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, अब किसको ये वीडियोस देखनी चाहिए? देखिए, अगर आप क्लैट एलएलबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप क्लैट एलएलएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एमएचसीईटी के लिए कर रहे हैं, आप पीयू के लिए कर रहे हैं, बीएचयू के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए। बिकॉज आजकल लाइक अगेन देयर इज अ ट्रेंड, इम्पोर्टेंस इज बीइंग गिवन टू लीगल करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप DU 2022 का पेपर उठा के देखोगे, आप देखोगे बहुत सारी जजमेंट्स थी जो लैंडमार्क ना होकर करंट अफेयर्स में से उठाई गई थी, तो लीगल करंट अफेयर्स का पार्ट हुई वो। तो ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी सेशंस है ये। मैं कहूँगी कि मैंने मई से ये सेशंस करवाने स्टार्ट किया, मई 2021 से। तो मैं आपके लिए, क्योंकि ये इतने ज़रूरी है, तो मैं जनवरी से कवर करवा दूंगी, जनवरी 2021 से। मतलब अगर आपने 2022 का एग्ज़ाम देना है तो आपको जनवरी 2021 से लेकर के, ऑब्वियसली जब तक एग्ज़ाम नहीं होता 2022 में, तब तक की लीगल करंट अफेयर्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना। एंड ऑल्सो जो कॉन्सेप्ट्स मैं अभी समझा देती हूँ, मतलब जो पिछली वीडियोस में समझा दी हैं, वो मैं बार बार रिपीट नहीं करती हूँ। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप मेरे पिछले सेशंस देख रहे हो या देख लोगे। राइट, वी आर क्लियर ऑन दिस पार्ट। और किसको ये वीडियोस देखनी चाहिए? अगर आप एक एडवोकेट हैं एंड यू वांट टू स्टे अपडेटेड कि चल क्या रहा है लीगल वर्ल्ड में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो जिसको अपडेटेड रहना है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिल्ली जुडिशरी स्पेशली, ठीक है ना, और कोई जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। राइट, अनदर पार्ट दैट आई वांट टू टेल यू, अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज कि मैं आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ ऑफ द जजमेंट्स, ठीक है ना। तो जो भी जजमेंट्स मैं डिस्कस करूँगी, अगर मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको पढ़ना चाहिए, तो मैं उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर किस किस को पढ़नी चाहिए? देखिए, अगर आप एलएलएम की प्रिपरेशन करें, क्लैट एलएलएम वालों को जजमेंट्स पढ़नी ज़रूरी है, आई थिंक। और लॉ स्टूडेंट्स और एडवोकेट्स भी ये जो जजमेंट्स है पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ये वीडियो देख लो, इसके नोट्स बना लो, दैट्स इट। बट एलएलएम वाले, क्लैट एलएलएम वालों को ये जजमेंट्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अनदर थिंग, नोट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन वीडियोस के नोट्स बनाओ, सो दैट आप रिवाइज कर सको, ठीक है ना। तो नोट्स बनाने हैं, मैं आपको नोट्स बनाने बार बार बताती रहती हूँ वीडियो में कैसे बनाने हैं। तो नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप रिवाइज करो, सो दैट आपको याद रहे, आप रिटेन कर पाओ एंड आप करेक्ट आंसर दे पाओ अपने एग्जाम में। क्लियर ऑन दैट? चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. 100 years of social justice movement. 100 years of social justice movement. The social justice movement in तमिलनाडु, कौन सी स्टेट के अंदर हुए 100 years of social justice movement? तमिलनाडु में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना है। तो हम लिख लेंगे 100 years of social justice movement in the state of तमिलनाडु, ठीक है। आगे चले। which began with the communal government order, GO stands for government order, issued 100 years ago on 16 September by the Justice Party government, has come a long way. Date भी याद रखेंगे, 16th September, 16th September, ठीक है ना। 16 सितंबर को एक ऑर्डर पास किया गया था बाय जस्टिस पार्टी गवर्नमेंट, बाय जस्टिस पार्टी गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑर्डर एंड द सक्सेसिव मेजर्स that is spawned over the decades has proved to be a leveler, empowering non-Brahmins and securing the space due to them in administration and politics. तो इस ऑर्डर ने क्या किया था, ये देख लेते हैं। तो ऑर्डर इशूड ऑन सितंबर 16, 1921, तो ये भी हम नोट कर लेंगे, 1921 में इशू किया गया था। तो ये वाला पार्ट तो हम नोट कर रहे हैं,
ठीक है ना, हमें स्टेट का नाम पता होना चाहिए, हमें डेट पता होनी चाहिए, अब उस ऑर्डर में क्या हुआ था ये भी पता होना चाहिए। द ऑर्डर इशूड sought to increase the proportion of posts held by non brahmins। क्या करना चाहता था वो ऑर्डर? इंक्रीज करना चाहता था कि जो सीट्स हैं पोस्ट हेल्ड बाय नॉन ब्राह्मण्स, राइट, which also encompassed Indian Christians, Muslim, Adi Dravidians in the provincial services, including the Madras Secretariat. Before issuing the order, a resolution was moved in the Legislative Council. तो क्या था ये हम नोट कर लेंगे, क्या नोट कर लेंगे, ये वाला पार्ट, टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ पोस्ट हेल्ड बाय नॉन ब्राह्मण्स, राइट, ये किया था, बस इतना नोट कर लेंगे। और क्वेश्चन ये हमारा बन सकता है कि कौन सी स्टेट में हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, ये ऑर्डर से क्या हुआ था। हमने चारों क्वेश्चंस कवर कर लिए। चलिए नेक्स्ट साइड। डिटेन टेम्पल लैंड इंक्रोचर्स अंडर गुंडाज एक्ट मद्रास हाई कोर्ट टू स्टेट। मतलब जो गुंडास एक्ट के अंदर जिन्होंने टेम्पल का लैंड इंक्रोच किया हुआ है, जो टेम्पल के लैंड पे बैठे हैं, जो टेम्पल का लैंड है उसके ऊपर कोई और बैठा है, तो उसको गुंडाज एक्ट के अंदर उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। नेम ऑफ द जजमेंट NC श्रीधर वर्सेस द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट टूरिज्म कल्चरल रिलीजियस इंडोमेंट्स डिपार्टमेंट। तो कौन नोट कर लेगा ये? LLM वाले, जुडिशरी वाले एंड DU वाले, ठीक है ना, उनके लिए नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बाकी सब स्टोरी सुन लेंगे और इतना याद रखेंगे कि ये वाला कौन से हाई कोर्ट ने कहा है, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। ये जो चीज कही है कौन से हाई कोर्ट ने कही है? मद्रास हाई कोर्ट ने कही है। ठीक है, इतना याद रह जाएगा हमें। The Madras High Court directed the Hindu Religious and Charitable Endowments Department to issue a public notification calling upon encroachers of temple property spread across the state to voluntarily surrender the lands within a stipulated period। उन्होंने क्या कहा है डिपार्टमेंट को, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स डिपार्टमेंट को, कि आपको एक सर्कुलर इशू करना चाहिए जिसके अंदर आपको एक टाइम देना चाहिए कि इस टाइम के विद इन सबको लैंड सरेंडर करना पड़ेगा। अगर सरेंडर नहीं करेंगे, सरेंडर मतलब लैंड वापस देना पड़ेगा, फेलिंग विच क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम इंक्लूडिंग डिटेंशन अंडर द गुंडास एक्ट। ठीक है ना, अगर वो विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नहीं लैंड देते तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। कौन से एक्ट के अंदर? गुंडास एक्ट के अंदर। The court also ordered the constitution of a special cell to retrieve the encroached temple properties. Justice S.M. Subramaniam said only officers known for their integrity and devotion to duty should be made part of the special cell, whose phone numbers should be displayed in all temples in state and on the notice boards of the HR and CE so that people can inform them. The judge said fraudulent and illegal encroachment of temple properties was a crime against society at large। तो हमें ये वाला पार्ट भी पता होना चाहिए, ये नोट कर लो और ये नोट कर लो, राइट, और हमें नेम भी अगर नोट करना चाहते हो तो कर लो, राइट, ओके। फ्रेश स्टार्ट फॉर रिपोर्ट ऑन डाटा प्रोटेक्शन बिल। अब डाटा प्रोटेक्शन बिल हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आई फाइंड द वीडियो एंड लिंक इट डाउन बिलो फॉर श्योर। पक्का से आज मैं बैठ कर ना सारी वीडियोस लिंक कर दूंगी जो मैंने प्रॉमिस की हुई है। आई एम सो सॉरी, जल्दी जल्दी मैं वीडियो डाल देती हूँ एंड आई फॉरगेट टू लिंक इट। Nearly 21 months after the Personal Data Protection Bill was referred to a joint parliament committee, तो हमारा जो पर्सनल डाटा बिल है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया था। Sources said that work on the report will have to start afresh under the new chairman and BJP MP PP चौधरी। तो हमें ये याद रखना है कि न्यू चेयरमैन कौन है अब, ठीक है, जिनके अंडर ये बन रहा है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके न्यू चेयरमैन फॉर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल इज PP चौधरी। ठीक है ना, अब ये आ गए हैं PP मारते हुए, मतलब हॉर्न मारते हुए आ गए हैं कि मैं बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे याद कर लो। The Personal Data Protection Bill was introduced in Lok Sabha in December 2019. This is important. December 2019 में this was introduced, ठीक है, and soon after referred to the Joint Parliamentary Committee, which was then headed by BJP leader मीनाक्षी लेखी। ठीक है,
The committee got its fifth extension in the monsoon session in July this year and has now been asked to submit the report by the winter session of Parliament that is expected to be called in the third week of November. तो नवंबर के अंदर में भी ये बिल पे रिपोर्ट आ जाए. Sources said Miss Lekhi had finalized a draft report, but it did not circulate it to the members. I think she has got some other posts. So now there is a new head. मिस्टर पीपी चौधरी, एमपी पीपी चौधरी, पहले मीनाक्षी लेखी थी एंड अब नवंबर के अंदर आ जाएगा. सबसे दिसंबर 2019 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में. ठीक है ना. डाटा प्रोटेक्शन बिल होता क्या है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पक्का से दे दूंगी. राइट. क्वारल इज नॉट अबेटिंग सुसाइड सेज ऐसी. मतलब क्वारल, अगर आप लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को फोर्स कर रहे हो, आप एक तरह से किसी को मजबूर कर रहे हो कि तुम सुसाइड कर लो, तुम अपनी जान ले लो. ऐसा किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने. द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट अ पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ अबेटिंग सुसाइड मेयरली बिकॉज ही और शी क्वारल्ड विद द विक्टिम दैट डे. मतलब क्योंकि उस दिन उस बंदे की लड़ाई हुई किसी के साथ, उसको ये नहीं कह सकते कि बिकॉज दैट डे द क्वारल टुक प्लेस, इट कैन नॉट बी सेड दैट it amounts to abetting suicide. ठीक है ना. Having a fight which led to suicide does not necessarily translate into instigating suicide. Active instigation is an essential ingredient under section 306. 306 हमारा क्या कहता है? Abetment of suicide के बारे में बात करता है. देखते हैं section 306, abetment of suicide as an offense punishable under this code if any person, क्या अगर कोई person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable for fine. तो 306 किसकी बात करता है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता रहता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. और एक्टिव इंस्टिगेशन, हमने पिछली स्लाइड में क्या कहा? एक्टिव इंस्टिगेशन एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. ठीक है ना. अब ये एक्टिव इंस्टिगेशन का मतलब, अबेटमेंट बाय अ पर्सन इज व्हेन अ पर्सन इंस्टिगेट्स अनदर टू डू समथिंग. इंस्टिगेशन कैन बी रेफर्ड वेयर द अक्यूज्ड हैड by his acts or omission created such circumstances that the deceased was left with no other option except to commit suicide. ठीक है ना. वो कहते हैं कि इंस्टिगेशन का मतलब है कि आपने उसको मतलब इतना तंग कर दिया, इतना तंग कर दिया कि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं थी, दैट the person had to commit suicide. Right. That is what is active instigation. The case concerns a woman who quarreled with her husband and committed suicide hours later. The man too tried to poison himself after the fight but survived. The allegation against the appellant is that there was a quarrel on the day of occurrence. There is no other material on record which indicates abetment. There is no material on record that the appellant accused played an active role by an act of instigating the deceased to facilitate the commission of suicide. On the contrary, the present case, the appellant accused also tried to commit suicide and consumed pesticide, the court reasoned. The lower courts had erred in finding the husband guilty of abetment. The top court noted as it quashed the charges against the man under section 306 of the Indian Penal Code and the Tamil Nadu Prohibition of Harassment of Women Act. राइट. तो एक्टिव इंस्टिगेशन क्या होती है, ये यहाँ पर हमारे डिफाइंड है. इफ यू वांट टू नोट यू कैन. बाकी जो पिछले 2 पॉइंट्स थे वही हमने नोट करना है. बाकी तो ये स्टोरी थी. अब स्टोरी क्यों सुनाती है? सो दैट स्टोरी से आपको याद रहे. ठीक है ना. एनी गवर्नमेंट ओवरसाइट में रॉब द मीडिया ऑफ इंडिपेंडेंस. विच हाई कोर्ट सेड दिस? मद्रास हाई कोर्ट. नाउ इसके अंदर बात हो रही है हमारे जो न्यू आईटी रूल्स आए हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021. तो ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करे हुए. अगेन आई लीव द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. राइट. तो ये हमने समझ लेने हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ इसके रूल्स जो हैं उनके ऊपर स्टे लगाया कि आप एक्शन नहीं ले सकते, गवर्नमेंट को कहा इन रूल्स के अंदर. राइट. तो ये अल्टीमेटली आई थिंक अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे केसेस क्लब होंगे एंड देन सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड. सो हमें पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स क्या कहते हैं. ठीक है, हो जाएगा इतना. अब डिस्कस करते हैं मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा. मद्रास हाई कोर्ट ऑब्जर्व्ड that an oversight mechanism of the government may rob the media of its independence and the fourth pillar, जिसको हम press कहते हैं, fourth pillar, so to say, of democracy may not at all be there. ठीक है ना. वो कहते हैं कि जो मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बनाया है अंडर द आईटी रूल्स, न्यू आईटी रूल्स,
वो जो है वो इज गोइंग टू रॉब द मीडिया ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, जो उसकी इंडिपेंडेंस है वो खत्म कर दी है इन रूल्स के अंदर। तो पिटिशंस फाइल किए गए थे, ठीक है। The judges or Madras High Court, the judges ordered that any action taken to block a website or digital platform under Rule 3, read with Rule 7 of the IT Rules 2021, would be subject to the result of the cases challenging the rules। कौन से रूल से प्रॉब्लम है? रूल 3 और रूल 7, ठीक है ना, ऑफ द आईटी रूल्स 2021। ये हम नोट कर लेंगे, ठीक है, ये हम नोट करेंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है ये। The judges also recorded the submission of additional solicitor journal that an order passed by Bombay High Court on August 14 staying the operation of Rule 9, Sub-Rule 1 and 3 would have a pan-India, 9 का Sub-Rule 1 and 3 would have pan-India effect and not just within the territorial jurisdiction of that High Court। वो कहते हैं कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ये रूल्स हैं उन पे स्टे लगा दिया है, मतलब दे आर नॉट, गवर्नमेंट इनके अंदर एक्शन नहीं ले सकते। अगेन लिंक ऑफ द वीडियो वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये नोट कर लीजिए पर, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये पैन इंडिया, उन्होंने कहा कि ये पैन इंडिया इफेक्ट होगा, ठीक है ना, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो जो यू नो प्लेसेस बॉम्बे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं वहीं पे एप्लीकेबल होगा, बट ये ऑल इंडिया एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। उसके बाद द बेंच पॉइंटेड आउट दैट रूल 9 सब रूल 3 प्रोवाइड्स नॉट ओनली सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर्स बट also an oversight mechanism by the center, stating that the petitioners were wary of the mechanism. The judges said prima facie there is substance in the petitioner's grievance that an oversight mechanism to control the media by the government may rob the media of its independence। तो उसके अंदर क्या है, डिफरेंट टीयर्स दे दिए उन्होंने, ठीक है ना। तो उसके अंदर सेंटर भी मतलब बोल सकती है कि आपको ये जो पार्ट है ये रिमूव करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेंगे या कुछ रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो इन मीडिया की इंडिपेंडेंस है, इट्स इन डेंजर, राइट। सो ये है। तो हमें क्या याद रखना है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कौन से रूल्स हमारे किन पे स्टे लगाया है, यहाँ पे कौन से रूल्स को ऑर्डर किया है, जिनको मैं ब्लू से टिक कर रही हूँ वो नोट कर लो, और ये वाला ऊपर वाला। आगे देखते हैं क्या हुआ। तो ये रूल 3 है हमारा आईटी रूल्स 2021 का। इसके अंदर कहा हुआ है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ एनी सच इंफॉर्मेशन इज होस्टेड, स्टोर्ड और पब्लिश्ड, द इंटरमीडियरी शैल remove or disable access to the information as early as possible, but in no case later than 36 hours from the receipt of court order or on being notified by the appropriate government or its agency as the case may be। तो एक बहुत ही लंबा रूल है बेसिकली। इसके अंदर से मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकते हैं रिमूवल और मतलब कंटेंट जो वो डाल रही है वेबसाइट, राइट। तो एक तरह से अगेन दैट इज वाई दिस रूल इज अ मेजर रीजन दैट दे आर सेइंग कि क्या कर लेगी, मीडिया की जो इंडिपेंडेंस है वो रॉब हो जाएगी, वो चोरी कर लेंगे कौन, गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ दीज आईटी रूल्स 2021, ठीक है ना। तो रूल नंबर 7 क्या कहता है हमारा, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। अगर जो रूल्स ले डाउन किए हुए हैं अगर वो कोई नहीं फॉलो करता, वेयर एन इंटरमीडियरी फेल्स टू ऑब्जर्व दीज रूल्स, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 सेक्शन 79 ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू सच ए इंटरमीडियरी एंड द इंटरमीडियरी शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द इंडियन पीनल कोड। मतलब इंडियन पीनल कोड मतलब उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं, नॉट ओनली सिविल, क्रिमिनल एक्शन भी ले सकती है गवर्नमेंट, राइट। तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, हो सकता है मतलब। तो दैट इज वाई वो कह रहे हैं कि मीडिया को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अब, ठीक है ना। जो वो कंटेंट पोस्ट करेंगे मतलब वो गवर्नमेंट रिमूव करवा सकती है, अगर वो नहीं करेंगे तो पनिशेबल है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। Since Bombay High Court had not dealt with Rule 3 and 7, वो कहते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 and 7 रूल से नहीं डील किया है, and the judges pointed out that Rule 7 makes intermediaries, any host of a website or a platform, liable for punishment if they fail to observe the rules, ठीक है ना। Article 19 clause 1 subclause A freedom of speech and expression of the constitution may be infringed। वो कहते हैं कौन सी, हमारी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर जो राइट दी हुई है फ्रीडम ऑफ स्पीच वो वायलेट होती है। अब क्या करेंगे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने सबमिट किया है कि एक एप्लीकेशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि ट्रांसफर ऑल पेंडिंग केसेस बिफोर वेरियस हाई कोर्ट चैलेंजिंग द रूल्स एंड द एप्लीकेशन वाज लाइकली टू बी टेकन अप अर्ली इन अक्टूबर। द जजेस एडजर्न द केसेस टू द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारे केसेस में भी चले जाएं, ठीक है ना। एंड फिर सुप्रीम कोर्ट लीगैलिटी डिसाइड करेगा आईटी रूल्स 2021 की, ठीक है।
Court orders separate trials for Hindu Muslim accused. So a Delhi court has ordered separation of trial of 5 accused arrested in connection with a Northeast Delhi riots case based on their religion. ठीक है, किस कोर्ट ने किया ये? दिल्ली के अंदर एक कोर्ट ने किया जिसके अंदर क्यों सेपरेट ट्रायल हो रहा है? बिकॉज वो डिफरेंट रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं. द कोर्ट रिलाइड ऑन अ गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट टाइटल्ड एडिशनल सेशंस जज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2011 which authorized separation of trial of the accused from 2 different communities. Additional sessions judge Vinod Yadav, who has been dealing with majority of Delhi riots cases, तो ये किसके बेसिस पे किया है? तो जो हमारे LLM वाले बच्चे हैं वो नोट करेंगे प्लीज. ठीक है ना, बाकी सब भी कर सकते हैं करना चाहे तो. नेम ऑफ द केस किसके ऊपर इन्होंने रिलाई किया? गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसा किया था गोधरा वाला जो केस था उसके अंदर. ठीक है ना, और टाइटल क्या था? एडिशनल सेशन जज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. ठीक है, उसके अंदर कहा हु हैज बीन डीलिंग विद मेजॉरिटी. तो जो दिल्ली सेशंस जज हैं जो राइट्स के केस के साथ डील कर रहे हैं कि जो सलमान मर्डर केस है इनटू सेपरेट चार्जशीट फॉर कुलदीप, दीपक ठाकुर एंड दीपक यादव एंड मोहम्मद फुरकान एंड मोहम्मद इरशाद. The judge said was prompted by a peculiar situation arising owing to an assortment of accused persons from different religion purportedly acting under 2 different conspiracies and unlawful assembly. मतलब वो 2 different conspiracies हैं और 2 unlawful assemblies. This aggregation he concluded while observing that there was enough material on record to allow framing of charges would avoid prejudicing the defense of the accused. ठीक है ना, तो ये किसके बेसिस पे किया गया? इस पे किया गया. ठीक है ना, और अब कहाँ कौन से कोर्ट ने किया? दिल्ली कोर्ट ने किया है. कौन से केस के अंदर? दिल्ली राइट्स केस के अंदर. ठीक है. प्रोसेस टू इंडक्ट वुमेन इनटू एनडीए बाय May 2022 गवर्नमेंट. ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने बोला कि May 2022 तक वो प्रोसेस रेडी कर देंगे एंड तब वो एनडीए के अंदर वुमेन को एंट्री देना स्टार्ट कर देंगे. द गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म्ड सुप्रीम कोर्ट दैट इट proposes to have the mechanism to induct women cadets into the National Defence Academy for entry into the armed forces to be ready in May 2022. The Ministry of Defence told the court in an affidavit that the Union Public Service Commission UPSC would include women in its NDA exam notification expected to be published in May 2022. तो अब कोर्ट ने क्या कहा? तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. आपको नवंबर के अंदर एग्जाम होना है 2021 के अंदर, उसमें ही आपको ऐसा करना चाहिए कि उसके अंदर भी जो वुमेन है दे शुड बी अलाउड टू गिव द एग्जाम एंड उनकी एंट्री इसी नवंबर वाले एग्जाम से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए. ठीक है ना, वो पढ़ते हैं क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने. Let women take NDA exam in November. The Supreme Court pushed the armed forces to live up to their reputation as the best response team we have to stand up to an emergency, iron out creases and make history happen by allowing women to write the National Defence Academy examination in November 2021 itself. वो कहते हैं कि आप known हो कि आप बेस्ट रिस्पॉन्स टीम हो, हर चीज़ जल्दी जल्दी से कर देते हो इमरजेंसी के अंदर भी, तो आपको ये जो है आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि वुमेन को आप नवंबर 2021 से ही एंट्री दे सको, ना कि May 2022 तक वेट करनी पड़े. तो ये May 2022 तक वाली जो ये चीज़ है याद रख लेना. इफ द NDA entrance exam was announced in May 2022, the actual exam would take place in September. This would mean that the actual induction of women cadets into the prestigious military academy, the gateway to the 3 services, would happen in 2023. A bench of Justices Sanjay Kishan Kaul and B.R. Gawai, and it was time the armed forces buckled up and made a beginning. The court refused to vacate its order of August 18. तो August 18 क्या order है? That women would write the NDA entrance exam in 2021 itself. The exam is scheduled for November. तो August 18 August वाले order के through वो पहले भी मतलब पहले वाला जो एनडीए का एग्जाम हो वो भी वुमेन ने दिया है एंड वो कह रहे हैं कि नवंबर वाला भी उनको देने दो एंड उनकी एंट्री अलाउ करो. राइट. The ministry, represented by additional women, so urged the court to let the November 2021 exam go on as before without women taking it. It stated that the military establishment would need at least 6 months to prepare for the start of the process for inducting of women into the NDA. The armed forces treat everything as an emergency. They are the best response team we have. Do not ask us to vacate our order of August 18th August. Justice calls है. तो वो कहते हैं कि नहीं, आप नवंबर वाला एग्जाम ही देने दो. तो अभी देखते हैं क्या ऑर्डर आता है. आई वुड ऑब्वियसली डिस्कस. एंड हमने एनडीए की जो जजमेंट है, एक तो बबिता पूनिया की जजमेंट है, ठीक है ना, और एक कुश कालरा वाली तो जो अभी ये चली रही है, ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करी हुई है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इंपॉर्टेंट जजमेंट है. राइट.
50,000 फॉर ईच कोविड डेथ। तो हमने ये वाले केस बहुत डिटेल में डिस्कस करे हुए हैं अगेन कि कोविड की वजह से जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिलीज को मतलब कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। तो फाइनली नेम ऑफ द जजमेंट दीपक कंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या गौरव कुमार बांसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों में से कोई भी आपका मतलब ऑप्शंस हो सकते हैं, आपको दोनों पता होनी चाहिए। तो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट that the National Disaster Management Authority (NDMA) has recommended the payment of rupees 50,000 each as ex gratia, मतलब compensation to the next of the kin of those who died of COVID-19, including those who succumbed to the virus while involved in relief operations and preparedness activities. ये important है, इसको नोट कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी इसको नोट कर लो। जजमेंट्स के नाम सभी नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अमाउंट कितना है हमें ये पता होना चाहिए, किसने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डील करिए इसके साथ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। किस किस को मिलेगा, ऑब्वियसली जिनकी कोविड की वजह से डेथ हुई है एंड दोज हु कम टू द वायरस वाइल इन्वॉल्व्ड इन रिलीफ ऑपरेशंस एंड प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग, ठीक है ना, ये जरूरी है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द फाइनेंशियल एड वुड बी गिवन प्रोवाइडेड दैट द कॉज ऑफ डेथ इज सर्टिफाइड एज COVID-19। तो बहुत हुआ था कि फेक सर्टिफिकेट्स, मतलब रॉन्ग सर्टिफिकेट, नॉट फेक, रॉन्ग सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे थे जिसके अंदर जानबूझ के मेंशन नहीं किया जा रहा था कि डेथ इज बिकॉज ऑफ COVID-19। तो पहले वो डिक्लेयर किया गया कि जो रॉन्ग सर्टिफिकेट्स है उनको सही किया जाएगा, ठीक है ना। The financial aid would be given provided that the cause of death is certified as COVID-19. The money would be provided by the states from the State Disaster Response Fund. ये भी important है, important line है, कहाँ से provide करेगी State Disaster Response Fund में से। The disbursement of the amounts would be carried out by District Disaster Management Authority in case of grievance regarding certification of death as prescribed by Health Ministry and the Indian Council of Medical Research. District level committee comprising of so and so would take care of the thing, propose the necessary remedial measures including issuance of amended official document of COVID-19 death after verifying facts in accordance with the Home Ministry and ICMR guidelines, ठीक है ना। तो ₹50,000 दिए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। Caste census of backward classes difficult, center tells Supreme Court. Name of the case is State of Maharashtra versus Union of India। मतलब caste based census of backward classes जो है वो difficult है, center tells Supreme Court. The center told the Supreme Court that a caste census of backward classes was administratively difficult and cumbersome, ठीक है। रीजन क्या दिया, ये इंपॉर्टेंट है, क्लैट वाले बच्चे, रीजन इंपॉर्टेंट है, क्लैट वाले बच्चे प्लीज मेक अ नोट, क्लैट LLB वाले और बाकी सब भी आ सकता है। क्यों बोला, हम ये याद कर जाएंगे कि कास्ट सेंसस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस डिफिकल्ट, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चन आ जाएगा वहां पे, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, उल्टा क्वेश्चन आ जाएगा कि सेंटर टोल्ड सुप्रीम कोर्ट दैट कास्ट सेंसस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस और विच वन ऑफ द रीजंस, ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट है और कम्बरसम है, राइट, नोट कर लिया सबने। While replying to a writ petition filed by State of Maharashtra to gather backward classes caste data in state while conducting census 2021, the center took the issue a step forward to clarify that exclusion of information regarding any other caste other than scheduled caste and scheduled tribe from the preview of the census is a conscious policy decision। वो कहते हैं कि ये conscious, हाँ हमें पता है, हम जानबूझकर ये ऐसे कर रहे हैं, important है ये भी, ठीक है। The center reasoned that even when the census of caste were taken up in pre-independence period, the data suffered in respect of completeness and accuracy। वो कहते हैं वो इतनी अच्छे से accurately डाटा इकट्ठा नहीं कर सकते। तो थर्ड रीजन ये हो गया। सेकेंड रीजन कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन है ये उनका, ठीक है ना। इट सेड दैट द कास्ट डाटा enumerated in socio-economic and caste census of 2011 is unusable for official purposes as they are replete with technical flaws। उसके अंदर क्या है, they are full of technical flaws। जो उन्होंने social economic and caste census 2011 में किया, it is full of technical flaws and cannot be used for official purposes। full मतलब ये full of information है, इसके notes पता होने चाहिए, याद बनाने आपने और याद रखना है कि क्यों बैकवर्ड क्लास बेस्ड सेंसस नहीं हो सकता, मना किया है सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को। अभी ये केस चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है, राइट। शॉर्ट डेड
dead in Delhi court premises. ये हम सबको पता ही होगा अगर आप फेसबुक यूज करते हो, सब बहुत ही ज्यादा वायरल था ये. Delhi's most wanted gangster Jitendra Man alias Gogi was shot dead inside रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स. कौन से कोर्ट कॉम्प्लेक्स में? दिल्ली के कौन से कोर्ट में? रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स. ये आपको याद होना चाहिए, यू नेवर नो, एक क्वेश्चन आ जाए. एंड नेम ऑफ द गैंगस्टर इज जितेंद्र मान, ऑल्सो नोन एज गोगी. ठीक है ना, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, नोट कर लिया. उसके बाद 2 persons who attacked Gogi were later shot dead by Delhi police personnel. The assault took place around 1 p.m. when Gogi was produced before the court by officials of the 3rd Battalion and the Special Cells Counter Intelligence Unit in connection with a murder case. Over 30 Central Reserve Police Force personnel were in and around the courtroom. मतलब इतनी ज़्यादा security थी. 2 assailants suspected to be members of the Tillu Tajpur gang evaded court security and were waiting inside the courtroom dressed as lawyers. वो lawyers की dress में आए और kill the person. ठीक है ना, इतना ही याद रखना है कौन से कोर्ट में हुआ है, इतना पता होना चाहिए हमें. बाल संन्यास is legal. No statutory or constitutional bar against minor becoming Swami. कर्नाटका हाई कोर्ट. इंपॉर्टेंट, कौन से हाई कोर्ट ने ऐसा बोला आपको पता होना चाहिए, नोट कर लो. द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका रिजेक्टेड अ पिटिशन अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट, अनॉइंटमेंट लिखा हुआ ना, अपॉइंटमेंट होगा यहाँ पे, अपॉइंटमेंट ऑफ अ माइनर बॉय एज द 31st seer of Udupi Shirur Mutt while holding that there is no statutory. So the child is a minor and he has become a Swami. So there is no statutory or constitutional bar on a person aged below 18 being initiated into sannyasa. तो कहते कोई ऐसा रूल नहीं है कि a minor cannot be a Swami. ठीक है. The petition has not been able to make out violation of any statutory provisions or any violation of constitutional rights guaranteed to the respondent Aniruddha Saralatha, now named Vedavardhana Tirtha, as the Pitadhipati of the Shirur Mutt. The essential religious practice has been going on since last 800 years, the court said. The courts are certainly not meant to write the religious text. However, they are under an obligation to follow the religious text in religious disputes and to follow the old practices which are prevalent in religion so long as they do not violate constitutional rights of an individual, the bench said. वो कहते हैं कि हम religious, ठीक है, अगर कोई religious text है और उससे related कोई dispute है, कोई religious dispute है, तो हम वो follow करेंगे obviously. but अगर एक एक custom follow किया जा रहा है, इतना पुराना old practice है and वो कोई constitutional right violate नहीं कर रही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते. ये वाली मतलब वो ठीक है ना, ये वाली चीज़ नोट करनी है, ये वाली चीज़ नोट करनी है, that is what is important. ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये नोट कर लो कि कौन से मठ का वो स्वामी बने हैं, उडुपी शिरूर मठ. ठीक है ना, इज 31st seer, राइट. कौन से कोर्ट ने हेल्ड किया? कर्नाटका हाई कोर्ट. ओके फाइन. प्रॉप शोज यूज ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन फायर क्रैकर्स, सुप्रीम कोर्ट. ठीक है ना, तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी थी एंड उसके अंदर इट हैज़ बीन फाउंड दैट जो मटेरियल यूज किया जा रहा है फायर क्रैकर्स को बनाने में, इट इज टॉक्सिक मटेरियल. नेम ऑफ द केस इज अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इंपॉर्टेंट, सभी के सभी नोट कर लेंगे. पढ़ते हैं. The Supreme Court said a preliminary inquiry by CBI into the firecracker industry, including in Tamil Nadu, revealed rampant violation of its ban on use of toxic ingredients like barium and its salts. किसने inquiry conduct करी? Preliminary inquiry CBI ने. Into the firecracker industry, including Tamil Nadu, revealed rampant violation of its ban on toxic ingredients. कौन से ingredients specifically? Like barium and its salt, like barium. ठीक है ना, barium. ठीक है. नाउ ये हम नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है. इन मार्च 2020 द कोर्ट ऑर्डर्ड द सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर इन चेन्नई टू कंडक्ट अ डिटेल्ड प्रोब इनटू एलिगेशंस ऑफ वायलेशन ऑफ द कोर्ट बैन इन 2018 में बैन लगाया गया था. इंपॉर्टेंट है, कब बैन लगाया गया था इस चीज़ पे कि जो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ करने, 2018 में. ये इंपॉर्टेंट है, 2018 के अंदर, राइट. उसके बाद द सीबीआई हैड फाइल्ड अ रिपोर्ट इन अ सील्ड कवर इन द कोर्ट. ठीक है. अ बेंच लेड बाय
so and so referring to the report observed that a chemical analysis of samples of finished and semi finished firecrackers, वो कहते हैं कि हमने chemical analysis जब किया, ठीक है ना, जो finished मतलब बने हुए crackers जो भी बनने वाले हैं, and raw materials taken from the manufacturers showed barium content, तो उसमें barium था. The court said loose quantities of barium were purchased from the market. Firecracker covers did not show the manufacture or expiry dates. ठीक है. The court discussed why the manufacturer should not be asked to show cause, why contempt action should not be taken against them. हमें क्या रखना है, 2018 में ऑर्डर किया था, सीबीआई ने इंक्वायरी करी, कौन सा कंटेंट पाया गया, बैरियम, ठीक है, टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है जो, ठीक है. केस का नाम क्या है, अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ओके. स्टॉप इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स, क्या कहा गया है, स्टॉप इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स, किसने कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने. नोट कर लेंगे इसको, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. डायरेक्टेड, मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्टेड द यूनियन होम मिनिस्टर, किसको डायरेक्ट किया है, यूनियन होम मिनिस्टर को, टू कंसिडर फ्रेमिंग अप्रोप्रिएट लॉज, क्या कहा है, टू क्रिएट अप्रोप्रिएट लॉज in 3 months to prevent illegal immigrants from committing petty crimes repeatedly just to stay back in the country. वो क्या कर रहे हैं, लीगल माइग्रेंट्स छोटे मोटे क्राइम्स कमिट करते हैं just to stay back in the country. तो वो कहते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अप्रोप्रिएट लॉज लेके आने पड़ेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको पॉइंटर फॉर्मेट में नोट करोगे. कैसे नोट करोगे, जैसे मद्रास हाईकोर्ट, वो जो हेडलाइन है वो लिखी, फिर उसके बाद लिखा मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर आज टू, ये देखो शॉर्ट में लिखना है, यूनियन होम मिनिस्ट्री आस्क्ड टू फ्रेम अप्रोप्रिएट लॉज, ठीक है ना. ऐसे शॉर्ट में आपको नोट्स बनाने चाहिए. उसके बाद ये क्यों क्या है, टू प्रिवेंट फ्रॉम, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है ना, जस्ट टू स्टे बैक, ठीक है. ऐसे शॉर्ट में आपको नोट्स कम बनाने. एक्सप्रेसिंग शॉक ओवर सम इलीगल इमिग्रेंट्स मैनेजिंग टू इवन ऑब्टेन आधार कार्ड हैं सब, वो कहते हैं कि रूल्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इवन उन्होंने ये भी कहा कि जो इमिग्रेशन की चेक पोस्ट है और जो उनको डाटा शेयर करना चाहिए पुलिस के साथ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो कि अपनी कंट्री में या उनके रिफ्यूजी कैंप्स में उनको वापस भेज देना चाहिए. राइट. जस्टिस राजन कमेटी रिपोर्ट. और बच्चा बाटी, आपको याद होगा कि मैंने नीट से रिलेटेड आपके साथ एक नीट न्यूज़ शेयर करी थी कि तमिलनाडु के अंदर दे हैव सेड कि अभी एक शायद बिल अभी बिल लेकर आए हैं वो, ठीक है, जिसको देखो क्या होता है अभी आगे उस बिल का. अभी वो लॉ नहीं बना है. इस बिल के अंदर कहा जा रहा है कि जो नीट है, तमिलनाडु के जो कॉलेजेस है वहाँ पे नीट के बेस पे एडमिशन नहीं होगी, इंस्टेड 12th क्लास के मार्क्स के बेस के ऊपर एडमिशन होगी. तो वहीं पर आप ये ऐड कर सकते हो कि Justice Rajan Committee report is that the national eligibility cum entrance test has adversely impacted the chances of less privileged students in gaining admission to government medical college in Tamil Nadu. क्या कहा उन्होंने, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्यों ये बिल लेकर आए. उन्होंने कहा है कि जो पुअर स्टूडेंट्स हैं वो जो कोचिंग है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, एंड अल्टीमेटली दे आर नॉट एबल टू गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस, राइट. तो इसीलिए वो ये बिल लेकर आए जिसके अंदर की 12 मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगी, ठीक है ना. सेवरल पैरामीटर्स हैव बीन यूज्ड बाय द कमिटी टू असेस प्रिविलेज और द लैक ऑफ इट, सच एज स्टडिंग इन तमिल मीडियम स्कूल, स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल, बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट एंड बिलोंगिंग टू अ हाउस होल्ड विद एन इनकम ऑफ लेस देन ₹2.5 लाख. तो वो कहते हैं कि तमिल के अंदर वो पढ़ते हैं, ये टेस्ट आई थिंक इंग्लिश में होता होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना. तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको देखा गया है. तो वो कहते हैं कि एवरी वन ऑफ दीज क्राइटेरिया ये डेमोस्ट्रेट करते हैं कि जो लेस प्रिविलेज्ड हैं इन मेडिकल एजुकेशन बिकेम इवन मोर लेस आफ्टर नीट वाज इंट्रोड्यूस्ड. वन नीड्स नो अदर रीजन टू एक्सेप्ट दैट एडमिशन बेस्ड ऑन हायर सेकेंडरी मार्क्स सर्व्स द कॉज ऑफ इक्विटी बेटर, ठीक है ना. तो वो कहते हैं कि 12th के बेसिस पे एडमिशन हो चाहिए, ना कि एक सेपरेट टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है. अब हमें याद रहेगा जस्टिस राजन कमेटी रिपोर्ट क्या कहती है, ये कहती है, प्लीज मेक अ नोट, इंपॉर्टेंट.
Center allowed IAS and IPS officers to retain gifts from foreign dignitaries. Center has allowed IAS and IPS officers to retain gifts from foreign dignitaries. But ये हम अच्छे से पढ़ेंगे. The center has amended over a 50-year-old rule to allow IAS, IPS officers to retain gifts received from foreign dignitaries while being members of the Indian delegation according to an official order. मतलब जब वो एक इंडियन डेलीगेशन के मेंबर हैं तो वो फॉरेन डिग्नेटरी से जो गिफ्ट मिले हैं उनको वो रिटेन कर सकते हैं. ठीक है ना. एग्जिस्टिंग रूल्स अलाउ दीज ऑफिसर्स टू एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम देयर नियर रिलेटिव्स और फ्रॉम पर्सनल फ्रेंड्स हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग्स. मतलब वो जो रिलेटिव्स हैं उससे उनसे गिफ्ट ले सकते हैं या फिर पर्सनल फ्रेंड्स से जिनके साथ उनकी कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है. ठीक है ना. ऑन ओकेजन सच एज वेडिंग्स, कोई स्पेशल ओकेजन है तब. ठीक है. अगर रिलीजियस है तो फंक्शन व्हेन द मेकिंग ऑफ गिफ्ट्स इज इन कन्फॉर्मिटी विद द प्रिवेलिंग रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस. वो एक प्रैक्टिस है, रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिस है, तब दे सकते हैं. वो भी किससे गिफ्ट ले सकते हैं? रिलेटिव्स या पर्सनल फ्रेंड्स से. तो रूल क्या है बेसिकली और उसमें एडिशंस क्या हुए हैं वो हम देख लेते हैं. ठीक है. नो मेंबर ऑफ द सर्विस शैल एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इफ द वैल्यू ऑफ अ गिफ्ट exceeds rupees 5,000, says All India Service Conduct Rules 1986, applicable to the officers of Indian Administrative Services, IAS, Indian Police Service and Indian Forest Service. ठीक है ना. तो वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते गिफ्ट. द पर्सनल मिनिस्ट्री हैज नाउ अमेंडेड दीज रूल्स एंड इंसर्टेड अ न्यू सब रूल. तो नया रूल ऐड किया गया अंडर सेक्शन 11 ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968. ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट कर लेंगे. इंपॉर्टेंट. नाउ a member, क्या लिखा है? A member of the service being a member of the Indian delegation or otherwise may receive and retain gifts from foreign dignitaries. मतलब even otherwise भी Indian delegation का अगर वो member है तब, या even otherwise may receive or retain gifts from foreign dignitaries in accordance with the provisions of the foreign contribution acceptance or retention of gifts or presentation rules 2026. ठीक है ना. ये फॉलो करना है. एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. read the recently amended rule. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज नोट कर लेंगे. इंपॉर्टेंट. ठीक है. ज्ञानवपी मॉस्क काशी विश्वनाथ टेम्पल टाइटल डिस्प्यूट. ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से. व्हाट इज द डिस्प्यूट? तो ये अयोध्या से बहुत मैच करता है. पिटिशनर्स रिप्रेजेंटिंग द काशी विश्वनाथ टेम्पल आर सीकिंग दैट द मॉस्क बिल्ड बाय मुगल एम्परर औरंगजेब. किसने बिल्ड किया था वहां पे? मतलब कहा जाता है कि पहले वहां पे काशी विश्वनाथ टेम्पल था, फिर उसके बाद औरंगजेब, मुगल एम्परर औरंगजेब ने ही बी डिक्लेयर्ड वहां पर मॉस्क बना दिया था. ठीक है. ये याद रखना है, नाम ये वाला भी. और किसने बनाया वहां पे मॉस्क? कहा जाता है औरंगजेब ने. ठीक है. बी डिक्लेयर्ड टू बी स्टैंडिंग ऑन लैंड बिलोंगिंग टू हिंदूज. ठीक है. डिमांड क्या कर रहे हैं कि वो लैंड जो है वो हिंदूज का घोषित कर देना चाहिए. बट द मॉस्क मैनेजमेंट कमिटी अंजुम इंतजामिया मस्जिद हैज अपोज्ड द पिटिशन वाज फाइल्ड इन वाराणसी कोर्ट. ठीक है. याद रहेगा इतना. वाई विश्वनाथ टेम्पल इज इम्पॉर्टेंट टू हिंदूज? वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? द काशी विश्वनाथ टेम्पल not far from the banks of Ganga in Varanasi is considered the most significant shrine of Lord Shiva. ठीक है. And the most prominent of the 12 ज्योतिर्लिंगास mentioned in the Puranas. ठीक है. तो हमें लगता है कि वाराणसी के अंदर है, तो कृष्ण जी के साथ थोड़ा लगता है, मुझे भी यही था. बट इट रिलेट्स टू लॉर्ड शिवा. अगेन इंपॉर्टेंट, ये हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है इसका. ठीक है. द टेम्पल इज बिलीव टू हैव बीन डिमोलिश्ड एंड रीबिल्ट मल्टीपल टाइम्स during its century-old history, and several historians believe that Aurangzeb demolished one of these iterations and built the mosque, Gyanvapi Mosque, on the site in 1996. Important. 1669. मॉस्क का नाम ज्ञानवपी. ठीक है. याद रहेगा इतना. जो ब्लू के अंदर है ना वो तो हमें याद रखना है. इट इज इम्पोर्टेंट. राइट. तो ये जो केस था ये वाराणसी के कोर्ट में चल रहा था. वाराणसी के कोर्ट नीचे वाली कोर्ट्स में चल रहा था, एंड फिर वहां से वो
ऑर्डर जो था वो चैलेंज किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, अंडरलाइनिंग दैट अ हाई कोर्ट कैन इंटरफेयर इन ऑर्डर टू कीप द ट्रिब्यूनल्स and court subordinate to it within the bounds of their authority, the Allahabad High Court stayed the order of a Varanasi court which had called for a comprehensive archaeological physical survey of the disputed Kashi Vishwanath Temple Gyanvapi Mosque Complex। क्या कहा था उन्होंने, वहां के जो नीचे की कोर्ट थी वाराणसी की कोर्ट ने क्या कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव आर्कियोलॉजिकल फिजिकल सर्वे होना चाहिए। दिस इज important, this is important, right? Justice Prakash Padia ordered a stay on petitions filed by the UP Sunni Waqf Board and Anjum Intizamiya Masjid Varanasi challenging the April 8 order of Varanasi court। तो April 8 का order था जो challenge किया गया, ठीक है। The miscellaneous application filed by the board was part of a writ petition being heard on the dispute before the Allahabad High Court. It has reserved the order on March 15 after arguments in the matter were completed। तो basically मार्च 15 को रिजर्व करा गया था और स्टे मतलब कहा गया था कोई ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा, बट निचली कोर्ट ने अप्रैल 8 को ये ऑर्डर पास कर दिया। इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बिलो शुड वेट, तभी कोर्ट ने क्या कहा, इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बिलो शुड हैव वेटेड फॉर द वर्डिक्ट ऑफ द पिटिशन पेंडिंग बिफोर दिस कोर्ट कौन सी होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है ना, एंड नॉट प्रोसीड फर्दर इन द मैटर टिल द टाइम a judgment is delivered, it's stated। तो वो कहते हैं कि नीचे वाली कोर्ट को रुकना चाहिए था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि नीचे वाली कोर्ट ने क्या कहा, ये चीज, ठीक है ना, नोट कर लिया आप लोगों ने, ओके। ऑन अप्रैल 8 वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन आशुतोष तिवारी, while stating that the matter in dispute pertains to have connection with our deep history, ordered the Director General of Archaeological Survey of India to get a comprehensive archaeological physical survey done of the Kashi Vishwanath Temple Gyanvapi Mosque complex and find out as to whether the religious structure standing at present at the disputed site is a superimposition, alteration or addition, or there is structural overlapping of any kind with or over any religious structure। ठीक है ना, तो ये हमें याद रखना है, ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कि उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव आर्कियोलॉजिकल फिजिकल सर्वे करो कि कोई ओवरलैपिंग तो नहीं, क्या पता चलता है कि यहाँ पे पहले टेम्पल था एंड अब मॉस्क है, कुछ ऐसा है या नहीं, बट ये ऑर्डर अब स्टे कर दिया गया है। This order came less than a month after the Supreme Court sought the centre's response on a PIL challenging the constitutional validity of the Places of Worship Special Provisions Act 1991। Important है, ये भी important है, इसको note करो, important, which mandates that the nature of all places of worship except the one in Ayodhya that was then under litigation, मतलब 1991 में ये एक्ट आया, उस एक्ट ने क्या कहा, which mandates, वो कहता है that the nature of all places of worship except the one in Ayodhya that was then under dispute, उस टाइम पे वो dispute में था, क्या कहता है ये कि जैसे भी टेम्पल से जहाँ पे भी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं वो वैसी रहेंगी, shall be maintained as it was on August 15, 1947 and that no encroachment of any such place prior to the date can be challenged in courts। वो कहते हैं ये चैलेंज ही नहीं हो सकता। ये कौन सा एक्ट कहता है, ऐसा का ऐसा नोट कर लो, बॉक्स बना देती हूँ सारा, ऐसा का ऐसा नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्योंकि अब न्यूज़ में आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द एक्ट ब्रॉट इन बाय द PV नरसिम्हा राव लेड कांग्रेस गवर्नमेंट, ये भी पता होना चाहिए कौन लेकर आया था ये एक्ट, क्वेश्चन बनता है इस पे, कौन लेकर आया था। ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द राम टेम्पल मूवमेंट ऑल्सो अप्लाइज टू द डिस्प्यूटेड काशी विश्वनाथ टेम्पल ज्ञानवपी मॉस्क complex in Varanasi and the Krishna Janmabhoomi Temple Shahi Idgah Mosque in Mathura, two places once part of the temple campaigns। तो हमें कौन कौन से, एक और यहाँ पे टेम्पल का नाम मिल गया, कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल शाही ईदगाह मॉस्क, ये भी डिस्प्यूट में मतलब यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, बट ये जो लॉ है ये स्टॉप करता है हमें। लेटर शील्डेड बाय द 1991 लॉ, इवन द सुप्रीम कोर्ट in its landmarking November 2019 ruling on the Ram Janambhoomi Babri Masjid title suit, which went in favor of the Hindu parties, had underlined that the act is a legislative
intervention which preserves non-retrogression as an essential feature of our secular values. ठीक है ना, तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये भी एक लॉ है. ठीक है ना. गवर्नमेंट साइंस पीस पैक्ट विद नागा इंसर्जेंट ग्रुप NSCN, important in fulfilling the vision of the Prime Minister Shri Narendra Modi of insurgency free and prosperous Northeast, and in a significant boost. क्या था ये कि हमारा क्या विजन था प्राइम मिनिस्टर का, नरेंद्र मोदी का, कि क्या हो, इंसर्जेंसी फ्री एंड प्रॉस्पेरस नॉर्थ ईस्ट. ठीक है ना. एंड इन अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू द नागा पीस प्रोसेस अंडर द गाइडेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ सीज फायर अग्रीमेंट with National Social Council of Nagaland and Nagaland NSCN. ये इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, जिसके अराउंड बॉक्सेस बना रही हूँ. खाप्लाग के निकी ग्रुप विद इफेक्ट फ्रॉम 8 सितंबर 2021. डेट्स इंपॉर्टेंट, क्लैट वाले बच्चा पाड़ी, डेट्स इंपॉर्टेंट क्लैट वाले. ठीक है. फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year and more than 200 cadets of this group along with 83 weapons joined the peace process. The ceasefire agreement and the agreed ceasefire ground rules were signed on 8 September 2021. The government of India has already signed a framework agreement with NSCNIM and ceasefire agreements with other Naga groups, namely so and so and so. ये सारे पता होने चाहिए, important. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन आ सकता है. क्लैट वाले बच्चे प्लीज. अर्लियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड साइंड अग्रीमेंट विद NLFTSD in August 2019 by which 88 cadres along with 44 weapons joined the mainstream of society in Tripura. In January 2020, with signing of Bodo agreement, more than 2250 cadets of insurgent groups including all factions of NDFB along with 423 weapons and huge quantity of ammunition surrendered in Assam and joined the mainstream. ठीक है ना. ये 2020 की न्यूज़ है, थोड़ी कम इंपॉर्टेंट बट फिर भी पता होनी चाहिए. ये वाला पार्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बट अब ये वाला, ऑन 23rd Feb 2021, of various underground Karbi groups of Assam surrendered along with 338 weapons, which was followed by signing of Karbi and Gelong agreement on 4/9/2021. Very important, very important. ये वाला भी important है, इसके ऊपर we'll be doing a specific video soon, right? ठीक है ना. तो ये नोट कर लेना. SC रिजेक्ट श्री पद्मनाभा ट्रस्ट प्ली. तो पद्मनाभा जो टेम्पल है बहुत ही फेमस है, तिरुवनंतपुरम में है, केरला के अंदर. ठीक है. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है ये. नेम ऑफ द जजमेंट इज श्री माठंडा वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट कर लेंगे. ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड अ प्ली बाय श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल ट्रस्ट टू एग्जेम्प्ट इट फ्रॉम अ स्पेशल ऑडिट ऑफ अकाउंट स्पैनिंग 25 years. तो बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि उसका ऑडिट होना चाहिए. ठीक है ना. अकाउंट्स का 20 स्पैनिंग मतलब 25 years तक का. ठीक है. तो जो श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल ट्रस्ट थी, उन्होंने मना कर दिया. मतलब वो रीजन पढ़ते हैं. इन द जजमेंट इन जुलाई लास्ट ईयर नेमली सो एंड सो द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द ट्रस्ट फाइनेंसेस बी ऑडिटेड अलॉन्ग विद दोज ऑफ द टेम्पल फॉर 20 years. मतलब टेम्पल और ट्रस्ट के दोनों के जो फाइनेंसेस है वो ऑडिट होना चाहिए उनका. द SPSTT वांटेड द कोर्ट टू मॉडिफाई द डायरेक्शन एंड कन्फाइन सच एन ऑडिट टू द टेम्पल एंड नॉट इंक्लूडेड. तो पहले तो उन्होंने बोला कि सिर्फ टेम्पल का होना चाहिए, ट्रस्ट का नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. तो बट कोर्ट ने कहा कि नहीं, दोनों का होगा. तो कोर्ट रिफ्यूज द प्ली. A bench of justices so and so held that the July 2020 order did not intend to confine the audit to the temple alone. It all said the SPSTT, that is the trust, had agreed to cooperate with the audit in its submission to the court. It stated that the financial crisis mentioned by the temple's administrative and advisory committees due to the pandemic lockdown in their report called for immediate action. The court, however, refrained from passing orders in the trust plea to declare it as an independent and distinct entity from the temple. The trust wanted to be outside the administrative control of the temple committees formed under the Travancore Coaching Hindu Religious Endowments Act.
ठीक है, ये एक्ट का नाम भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली वो चाहते थे कि हमारी मतलब जो ट्रस्ट था वो चाहता था कि हमारी ऑडिट नहीं होनी चाहिए, एंड उन्होंने ये भी बहाना लगाया कि कोविड है तो ये सब कुछ है, इनकम हमारी कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, ये इमिडिएटली आपको करवाना पड़ेगा। तो इसकी हम पूरी स्टोरी सुन लेते हैं। अब क्या हुआ था बेसिकली, सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचा कैसे, तो जो किंग थे जिन्होंने ये टेम्पल बनवाया था, उनकी फैमिली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल उनके पास है, ठीक है ना, तो वो चैलेंज कर दिया था, एंड इवेंचुअली ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। तो क्या हुआ, द ट्रस्ट was formed by the erstwhile Travancore rulers in 1965 for the perpetual continuation of the devotional offering to the temple, other specified religious rites and certain functions integral to the royal family tradition। तो ये ट्रस्ट उन्होंने ही बनाया था जिन्होंने टेम्पल बनाया। The panel led by the Thiruvananthapuram district judge had said it was necessary to know how much of the temple's property was with the trust। तो वो कहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट जज था उन्होंने ही बोला कि पता तो होना चाहिए इनके पास पैसा कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है। The committee had explained that the court in its July 2020 judgment upholding the Travancore royals' right of Shibaitship over the temple had ordered an audit as suggested by the amicus curiae। amicus curiae कौन होता है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। कौन होता है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, मतलब बेसिकली फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मतलब एक एडवोकेट को अपॉइंट किया जाता है, कोर्ट अपॉइंट करती है वो एडवोकेट, एंड द एडवोकेट रिसर्चेज, ठीक है, रिसर्चेज एंड आर्ग्यूज द केस। ठीक है, तो क्या हुआ उस केस के अंदर, जो रॉयल्स से इट वाज सेड दैट दे हैव अ राइट ऑफ शिबायतशिप। ये हम अभी डिटेल में समझेंगे शिबायतशिप क्या होती है, ठीक है ना। और उसके अंदर ये भी कहा गया कि 25 ईयर्स तक की ऑडिट होगी। मिस्टर बसंत हैड आर्ग्यूड दैट द जजमेंट रेफर टू एन April 15, 2014 report filed by senior advocate Gopal Subramaniam, who was then amicus curiae। In his report, the amicus curiae had recommended a special audit by former comptroller and auditor general Vinod Rai of the 25 years of accounts of both the temple and SPSTT। समझ में आ गया कि कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि रॉयल्स का नो डाउट रॉयल्स जो है दे हैव अ राइट ऑफ शिबायतशिप, ठीक है, शिबायतशिप का मतलब अभी समझ लेते हैं। प्लस दे सेट कि 25 ईयर्स तक का ऑडिट होगा, ट्रस्ट का भी और टेम्पल का भी, ताकि पता चल जाए कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ। ओके, क्या हुआ बेसिकली, एक एडवोकेट ने हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल करी कि टू शो जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द टेम्पल थे, वो कैसे होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड दैट द स्टेट बी डायरेक्टेड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू एडमिनिस्टर द टेम्पल ऑन द लाइन्स of Guruvayur Devaswam। The writ petition was filed by the licensee of premises belonging to the temple against whom the management had taken steps for eviction। ठीक है ना, तो बेसिकली मतलब दुश्मनी निकालने के लिए किसी ने ये केस फाइल किया था हाई कोर्ट के अंदर। अब जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया वो क्या था, द हाई कोर्ट कंक्लूडेड दैट आफ्टर डेफिनेशन ऑफ द रूलर अपीयरिंग इन आर्टिकल 366 clause 22 of the Constitution of India was amended by Constitution 26th Amendment Act 1971। the appellant number 1 मतलब जो रॉयल फैमिली का मेंबर था, रॉयल फैमिली मेंबर, ठीक है, could not claim to be in control of management of temple as successor to the last rule। ठीक है ना, वो कहते हैं कि he is not the successor। तो this was challenged in the Supreme Court, right? This was challenged in the Supreme Court। So this very order was challenged in the Supreme Court, and Supreme Court ने क्या कहा वो पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि क्या था, बट बहुत शॉर्ट के अंदर, मतलब ये अराउंड 200 पेजेस की जजमेंट थी, बट मैंने आपके लिए बहुत ही शॉर्ट के अंदर निकाला है। मैं आपको बताती रहूंगी स्टोरी, आपको स्टोरी पूरी की पूरी पता चल जाएगी। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप बड़े आराम से आंसर कर पाओगे, राइट। तो ये माना जाता है दैट व्हेन श्री विल्मांगलम स्वामियर दिवाकरा मुनि हैड अ विजन ऑफ श्री पद्मनाभा in the dense woods of Ananthakand, the then king of Vanchinad Travancore took initiative to build the temple for the Lord। Thus it is said began the relation between Travancore royal family and the temple। तो बेसिकली इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसकी डिफरेंट स्टोरीज हैं कि ये टेम्पल कैसे बना और सब कुछ कैसे बना। दे आर डिफरेंट सेट ऑफ स्टोरीज, ठीक है ना, बट उसके अंदर एक चीज जरूर है दैट इट इज द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर हु इज सेड टू हैव फाउंडेड द टेम्पल। दिस इज देयर, तो ये हम नोट कर लेंगे कि महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर इज सेड टू हैव फाउंडेड द टेम्पल। अब कौन सी जजमेंट्स है, वेरियस जजमेंट डिस्कस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बहुत सारी जजमेंट डिस्कस करी गई है, उसमें से कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सो दैट यू नो कि कैसे द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट यस रॉयल फैमिली will hold some position in the temple, right?
तो ये केस है, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, ये केस में क्या कहा गया कि अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ व्हेन द वर्शिप ऑफ अ ठाकुर हैज बीन फाउंडेड द शिबायतशिप इज हेल्ड टू बी वेस्टेड इन द हेयर्स ऑफ द फाउंडर। ये नोट कर लीजिए कि वो जो मतलब जब व्हेन द वर्शिप ऑफ ठाकुर हैज बीन फाउंडेड द शिबायतशिप इज वेस्टेड इन द हेयर्स ऑफ द फाउंडर। जिसने फाउंड किया उसकी शिबायतशिप तो उसके मतलब वेस्ट करेगी उसके हेयर्स में, in default of evidence that he has disposed of it otherwise, or there has been some usage, course of dealing or some circumstances to show a different mode of devolution। ठीक है, मे बी उन्होंने मतलब कुछ कर दिया, मे बी वो किसी चीज में उसको हार गया या कुछ हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ इस केस के अंदर। तो दिस स्टैंड्स राइट, दिस स्टैंड्स। द एक्सप्रेशन शबायत इज डिराइव्ड फ्रॉम सेवा, विच मीन्स, इसका मतलब देख लीजिए शिबायतशिप का मतलब क्या होता है, शिबायत का मतलब इज डिराइव्ड फ्रॉम सेवा, ठीक है, which means service and shibayat in literal sense means one who renders seva to the idol or deity। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। तो शिबायतशिप रहेगी, they would always, वो हमेशा उस आइडल की उस deity की सेवा करते रहेंगे as the heads of the family who founded the temple, right? Now in one of the another cases, we've read this case a lot of times, this वाला part, that Hindu law के अंदर जो image of deity होती है ना, image of the Hindu pantheon is a juristic entity, मतलब वो एक legal person है, वो एक legal person है in the eyes of law, and therefore juristic entity vested with the capacity of receiving gifts and holding property, राइट। वो लीगल पर्सन है तो उनके नाम में प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, गिफ्ट्स रिसीव कर सकते हैं, कैन रिसीव गिफ्ट्स, बट एक ह्यूमन एजेंसी तो चाहिए ना इसको इफेक्ट करने के लिए, कॉल्ड बाय वॉट एवर नेम, द ही इज ओनली द मैनेजर एंड कस्टोडियन ऑफ द आइडल और द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इफ द इंस्टेंट केस इज कंसिडर्ड ऑन द टचस्टोन ऑफ दीज सेटल्ड प्रिंसिपल्स, इट इज क्लियर दैट आफ्टर द मेजर फायर दैट अकर्ड इन द ईयर 1686, तो एक फायर took place, the temple was reconstructed and a new idol was installed by the king of Travancore, Sri Marthand Varma, and since then right up to the day of the covenant was signed, the management of the temple had always been with the kings of Travancore. The shibaitship or the managership of the temple passed on to the succeeding kings coming from the royal family of Travancore. This claim was unbroken till the then ruler of Travancore signed the covenant in May 1949। तो वो कहते हैं कि ruler of Travancore was the one who was taking care of the temple, right? He was the one who was the क्या बोलते हैं, शिबायतशिप थी, मैनेजरशिप थी, सेवा, ठीक है, सेवा of the idol। Now, what was the effect of the covenant that was entered into May 1949? Basically, इस covenant से क्या समझ में आता है कि जो ruler के पास power थी वो उन्होंने government को दे दी, right? But in the circumstances, it must be concluded that Article 8 of the covenant not only acknowledged and accepted the factum, मतलब उसके अंदर एक आर्टिकल था जो कि आर्टिकल 8 वो ना ही सिर्फ एक्नॉलेज करता था बल्कि एक्सेप्ट करता था that the factum that the administration with respect to the temple, जो administration of temple है, its properties as well as with respect to Pandarvaga properties had already vested in the ruler of the covenanting state of Travancore। वो कहते हैं कि ये सरेआम लिखा हुआ है कि ये जो टेम्पल है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास रहेगा, किसके पास रहेगा, जो रॉयल फैमिली उसके पास, रॉयल फैमिली ऑफ ट्रेवनकोर। बट द सेड आर्टिकल एक्सप्रेसली कंटिन्यूड द सेम स्टेटस एंड स्टिपुलेटेड दैट सच एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी कंडक्टेड सब्जेक्ट टू द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द रूलर ऑफ ट्रेवनकोर। तो ये भी उनके फेवर में जाती है, ठीक है ना। बेसिकली एक अमेंडमेंट हुई 26th अमेंडमेंट, बट उससे पहले क्या था, तो उससे पहले था आर्टिकल 291 जो कहता था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेल्ट विद प्रीवी पर्सन्स पेबल टू द रूलर्स एंड स्टिपुलेटेड दैट इफ अंडर एनी कॉवेनेंट और अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द रूलर ऑफ एनी इंडियन स्टेट, कोई सम पे करना है, कुछ भी पे करना है अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जाएगा, ये कहता था। और आर्टिकल 362 कहता था दैट स्टिपुलेटेड दैट इन द एक्सरसाइज
exercise of the power of parliament or of legislature of state to make laws or in the exercise of their respective executive powers, due regard shall be had to the guarantee or the assurance given under any such, मतलब कुछ law अगर उनके साथ promise किया है कुछ कि हम ये करेंगे वो करेंगे तो law बनाते वक्त उसका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है ना। ये 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई ना, वो उसने डिलीट कर दिए पिछले 2 आर्टिकल्स जिसमें वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे ले सकते थे, उनकी जो जो प्रोमिसेस थे उनका ध्यान रखना था, ठीक है। एंड इंसर्टेड आर्टिकल 363A which now expressly stipulates inter alia that any person who was recognized to be the ruler of an Indian state or his successor shall cease to be recognized as such ruler or successor, and all rights, liabilities and obligations in respect of privy purses stand extinguished। मतलब जो प्रीवी पर्सेस मतलब जो पैसा देना था वो सब खत्म, अगर किसी की सैलरी फिक्स करी थी या कुछ भी किया था खत्म सब। इन द प्रीमाइसेस वी मस्ट कंक्लूड दैट, बट वो कहते हैं कि ये मतलब ये वाला जो आर्टिकल्स थे ना, उन्होंने भी जो बेसिकली जो अग्रीमेंट्स हो रखे थे और जो ये आर्टिकल्स थे वो भी जो रूलर ऑफ ट्रेवनकोर का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल था, ठीक है ना, वो इफेक्ट नहीं करता है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, ठीक है। उसके बाद देखा गया कि अगर डेथ हो जाए, जिसने कॉवेनेंट साइन किया था, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो क्या वो कोई इफेक्ट करेगा, तो ये भी हेल्ड किया गया कि रूलर ऑफ ट्रेवनकोर एज अपीयरिंग इन चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ टीसी एक्ट, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी, मस्ट इंक्लूड हिज नेचुरल सक्सेसर्स अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कस्टम, एंड दैट द शिप डिड नॉट लैप्स इन फेवर ऑफ द स्टेट बाय प्रिंसिपल ऑफ एस्टीट। एस्टीट मतलब क्या होता है कि अगर कोई किसी के पास कोई लीगल हेयर्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं, जो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सके, तो किसके पास प्रॉपर्टी चल जाती है, स्टेट के पास। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इवन इफ द रूलर डाइज ही हैज सक्सेसर्स, तो वो आगे उस चीज को लेके जाएंगे, ठीक है ना। एक्चुअली इट वाज हेल्ड इन द लाइट ऑफ स्पेसिफिक सबमिशन मेड बाय द एपेलेंट नंबर 1, दैट इज द पर्सन बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली, एंड हिज सक्सेसर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू ड्रॉ एनी रेम्यूनरेशन फॉर हिज और देयर सर्विसेज एज अ मैनेजर और ट्रस्टी। द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी shall be entitled to a modest and reasonable remuneration to be fixed by the administrative committee। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि हाँ, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स है वो रहेंगी, वो मतलब जो रिचुअल्स है वो परफॉर्म करेंगे, वो रहेगा उनके पास, बट वो दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू ड्रॉ रेम्यूनरेशन, ठीक है ना। एंड वन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस वर दैट ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। अब हमें समझ में आ गया कि क्या ये केस था। So guys, that's it for today's video. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कर देना एंड कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी टू मेक मोर सच वीडियोस, या कुछ और टाइप के वीडियोस जो आप चाहते हो कि मैं करूं। राइट, टेल मी इफ दीज वीडियोस आर हेल्पफुल और नॉट, या मुझे कोई और वीडियोस करनी चाहिए। राइट, सो एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्रॉमिस आई विल मेंशन ऑल द वीडियोस एंड द प्लेलिस्ट ऑल्सो, वो देख लेना, नोट्स बना लेना। सो या, दैट्स इट, लॉगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू super soon. You guys keep on studying and take care.